डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीटर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 2 साल की एक छोटी सी गुड़िया भी है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा बचपन ऐसा नहीं गुजरा। जब मैं 8 साल का था तब मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। हम एक बड़े घर में रहा करते थे, वो भी वर्जीनिया के। मेरे पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन मैं काफ़ी छोटा था और उसके बाद मैंने गरीबी ही देखी। मेरे अंकल ने मुझे पाला और वहाँ पर किस तरह मैं रहा मैं बताना नहीं चाहता। अब बचपन की बात ज़रूर बताऊँगा। मेरे माँ बाप जंगल में गए थे। वहाँ हमारा बड़ा घर हुआ करता था। वर्जीनिया में वो छोटा सा टाउन था, दूर दूर घर बने हुए थे और हमारा वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं आज भी याद करता हूँ, वहाँ जंगल के बीच में एक कुआं हुआ करता था। मैं अपने पिता के साथ मिलकर वहाँ एक छोटा सा झोंपड़ा बना रहा था, वो भी एक पेड़ के ऊपर। इस तरह वहाँ जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। लेकिन एक शाम मेरे पिता मेरी माँ के साथ उसी जंगल में गए हुए थे, तब एक भालू ने उन पर हमला कर दिया था। इस तरह उन दोनों की मौत हुई और उसके बाद मुझे अंकल के साथ रहना पड़ा। बचपन उसके बाद का मैं याद तक नहीं करना चाहता। आपको पता है ना, रिश्तेदारों के पास रहना कितना मुश्किल भरा होता है। अपने माँ बाप तो अपने ही होते हैं ना, बाकी सब पराए होते हैं। उसके बाद मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा मेहनत की, अच्छी जॉब लगी मुझे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगी और मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी मेरा, और मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद मेरी एक बेटी हुई और अब मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे अच्छी लग रही है। जो पहले मुश्किल थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ और मेरी बीवी बार बार कहती रहती है, तुम्हारे बचपन का घर हमें देख कर आना चाहिए। मैं कहा करता हूँ कि उस जगह जाकर मुझसे रहा नहीं जाएगा। माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आएगी। मैंने दोबारा वो घर देखा ही नहीं था। इस तरह मेरी बीवी जिद करती रहती है, लेकिन मैं कभी उसकी बात मानता ही नहीं। इस बार मेरी बीवी एक खास काम के लिए शहर से बाहर गई हुई थी और उसका कहना था कि वो 15 दिनों तक वहीं पर रहने वाली है। मैंने उसे कहा कि हमारी बेटी को भी वहाँ पर ले जाओ। अब मर्द बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते जैसे औरतें रखती है, इसीलिए मेरी बीवी मेरी बेटी को वहाँ पर ले जा चुकी थी। 2 दिन मैंने घर में इस तरह बिताए थे। कभी भी मैं अकेला नहीं रहा। मुझे अकेला रहने से डर लगा करता था। जब मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी उसके बाद काफ़ी समय मैं अकेला रहा था और डर अंदर तक फैल गया था, जैसे फोबिया हो गया था अकेलेपन से। फिर से 2 दिन घर में अकेला रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ ना कुछ कमी है। डर उस घर का, डर बचपन का। यहाँ भी एक भालू आ जाएगा, मुझे मार कर चला जाएगा। मैं ये सोचा करता था। 2 दिनों तक सोचने के बाद मुझे लगा इस डर को ख़त्म करना होगा और मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया और साइकेट्रिस्ट ने मुझे बताया कि ये डर दवाइयों से ख़त्म नहीं हो सकता। डर का सामना करना होगा। जहाँ से तुम्हें डर शुरू हुआ था तुम्हें वहाँ पर जाकर इस डर को ख़त्म करना होगा। एक बार तुम्हारे दिमाग से ये डर निकल जाए, दोबारा जिंदगी भर कभी तुम डरोगे नहीं इस चीज़ से। मैंने उसकी बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया। अपना बैग पैक किया और सोचा वहीं पर जाऊंगा जहां मैंने बचपन गुजारा था। आंखों में आंसू थे मेरे। आज याद आ रही थी अपने पिता की, आज याद आ रही थी अपनी माँ की। अब मुझे वो टाउन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन वो रास्ता बहुत साफ था। जंगलों के बीच जाते हुए बार बार वो फोबिया, बार बार वो तनाव मुझे महसूस होता जा रहा था। उस जंगल के बीच वाली सड़क,
वहाँ दोनों तरफ पेड़ इस तरह इस सड़क को घेरे हुए थे, ऐसा लग रहा था मैं किसी गुफा में सफ़र कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता, आगे वाली जो घास थी वो सड़क के जैसे बीच तक पहुंची हुई थी। वो सफ़ेद पट्टी जो सड़क के बीच होती है, बस वो नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इस सड़क को खा ही लिया है। लेकिन यहाँ सफ़र तो होता होगा ना, गाड़ियाँ निकलती होंगी, इस तरह सड़क पर घास कैसे उगी हुई है? मैं थोड़ा सोचने को मजबूर हो गया था। लेकिन बीच बीच में जब गाड़ियाँ गुजरती तो लगता नहीं, कोई ऐसी जगह थोड़ी ना है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। देखो गाड़ियाँ गुजर तो रही हैं। ये सोचकर मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा और उस गुफा से निकलने के बाद जो पेड़ों की बनी हुई थी, आगे वाली सड़क बिल्कुल साफ। आगे काफ़ी बाइक दिख रही थी। छोटे छोटे कई टाउन आ गए थे। वहाँ कई बाइकर थे जिन्होंने जैसे छोटे छोटे गांव बसा रखे थे। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। मैं जैसे जैसे उस टाउन तक पहुँचता गया, रास्ता छोटा होता जा रहा था। जब मैं उस टाउन पर पहुँचा, पहले वाला घर देखकर ही आंखों में आंसू आ गए थे। अरे ये तो वो निशानी है ना, जब भी हम अपने टाउन में पहुँच जाया करते थे। मैं अपने पिता के साथ आगे वाली सीट पर बैठा हुआ करता था। मैं पिता को दूर से कह देता था, देखो वो बड़ा वाला घर आ गया, सफ़ेद वाला, पहुँच गए हम घर। मैं ये कहा करता था। आज भी वो घर इसी तरह सफ़ेद चमकदार था। उसके बाहर वो आदमी आज भी फूलों को पानी दे रहा था। कितने साल बीत गए, ये उस समय लड़का हुआ करता था, अब ये बुजुर्ग जैसा दिखने लगा है। देखो किस तरह ये फूलों को पानी दे रहा है। मैंने उसे पहचान सा लिया था। कुछ घर आगे वाले टूटे हुए थे, कुछ नए घर बने हुए थे। उन्हें देखते देखते जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, याद ताज़ा होती जा रही थी। जब मैं अपने वो पुराने वाले घर में पहुंचा, वो घर सच में इस टाउन का सबसे बड़ा घर था। मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं जब बिजनेस आपके हाथ से छूट जाए, कई लोग होते हैं उसे हड़पने वाले। मेरे जो अंकल थी ना, उन्होंने भी अपना हिस्सा लिया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इतने अमीर थे मेरे पिता और मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए। लेकिन ये जो घर था ये हमारे नाम था। अब तक किसी ने इस पर कब्जा नहीं किया था। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं उस गेट के बाहर खड़ा होकर अंदर की तरफ झांक रहा था। इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ, अंदर एक फव्वारा भी लगा हुआ था। एक बड़ी घोड़े की मूर्ति भी लगी हुई थी। बाकी बड़ा सा घर दिख रहा था। एक तरफ छोटा सा झोंपड़ा दिख रहा था। मुझे घर की याद तो आ गई, लेकिन अंदर जाना इतना आसान नहीं था। मेरी गाड़ी बाहर उस घर के खड़ी देखकर आस पड़ोस के कुछ लोग दूर से चलकर आए। एक तो यहाँ घर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत दूर दूर बने हुए हैं, और दूर से दो लोग चलकर इस तरफ आ रहे थे कि अनजान इस तरफ घर की आगे क्यों खड़ा है। वो मुझसे बात करने लगे। मैं उन्हें अपने बारे में बताने लगा और वो कुछ थे जो मुझे याद किए हुए थे। उन्हें याद आया मैं बचपन में यहाँ खेला करता था। मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती था और जब भी हैलोवीन आया करता था ना, ट्रिक और ट्रीट के लिए मैं उनके घर के पास पहुँचा करता था। अब मैंने उनसे मदद मांगी कि मैं यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ, क्या कोई मेरा काम करवाएगा? सफाई करवानी है। उन्होंने वहाँ कुछ लोगों को कह दिया। 7 लोग थे घर की सफाई करने के लिए। एक शाम में वो सफाई हो गई। जब तक मैं वहाँ आस पड़ोस के लोगों से मिलता रहा, शाम तक पूरे घर की अच्छे से सफाई हो चुकी थी। अब सफाई हो गई, मैंने सोचा 12-13 दिन मैं यहीं पर बिता कर जाऊँगा। गाड़ी मैंने अंदर पार्क की। उसके बाद एक एक चीज़ को देखकर मैं पहचानता गया और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। एक एक चीज़ मुझे याद आ रही थी। बाहर वाला वो कुआं, उसमें पानी नहीं हुआ करता था। मेरे पिता हर बार मुझे कहा करते थे, सिक्का उछालो, इसमें डालो, किसी दिन इसमें पानी आएगा। मैं मुस्कुरा दिया करता था। सूखे कुएं कभी भरते नहीं, इसमें कभी पानी नहीं आएगा पापा, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मेरे पिता हंस दिया करते थे और कहा करते थे, तुम गुल्लक में पैसे नहीं डालते ना, यहाँ फेंक दिया करो, शायद भविष्य में तुम्हारे काम ही आ जाए। मैं ऐसी बातें याद करते करते हंसता रहा और घर के अंदर चला गया। वक्त 8 बजे का हो गया था। सभी ग्रॉसरी मैं गाड़ी में डालकर ही लाया था।
यहाँ किचन भी था, लेकिन गैस काम नहीं कर रहा था। यहाँ वो कनेक्शन काटा जा चुका था, लेकिन मैं अपने साथ इंडक्शन वाला वो चूल्हा लेकर आया था। उसे आसानी से चला सकता था। बाहर की तरफ मैंने वो सोलर पैनल रख दिए और रात को गर्म करके वो खाना खाने लगा। अब मैंने सोचा था मुझे गैस सिलेंडर भी चाहिए होगा। खाना इस तरह हर रोज़ मैं बना नहीं पाऊंगा। रात के वक्त भी कैसे खाना बनाऊंगा। इस बार तो बैटरी से काम कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा। खाना खाकर मैं कुर्सी के सहारे घर के बाहर देख रहा था, यादें ताज़ी कर रहा था। रात को पिता के साथ इस गार्डन में बैठा करता था। तभी घर के पीछे से झाड़ियों से आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर चारदीवारी के अंदर आ गया हो। मैंने सोच लिया कोई ऐसा जानवर नहीं होता जो इतनी बड़ी चारदीवारी को भेद कर उसे फांद कर अंदर आ सके। कुत्ता तो हो ही नहीं सकता, जंगली जानवर हो ही नहीं सकता। ज़रूर ये यहाँ रहने वाली कोई बिल्ली होगी। मुस्कुरा दिया मैं। यहाँ काफ़ी बिल्लियाँ आती हैं। कुछ देर बाद उस झाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। बिल्ली कितने बड़े आकार की हो सकती है? ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इतने ज़्यादा झाड़ियाँ हिल रही थी, मैं थोड़ा घबरा सा गया। मैंने एक बड़ी सी टॉर्च उस तरफ डाली। उसके बाद मैं देखने की कोशिश करता रहा आखिर झाड़ियों में है क्या चीज़। कुछ था जो उस झाड़ियों में चल रहा था। एक तो उस तरफ वाली झाड़ियाँ ऊंची ही बहुत थी। अब वो लोग पूरे घर की सफाई थोड़े ना कर सकते थे। पीछे की तरफ कौन जाने वाला था? इसीलिए मैंने पीछे वाली वो झाड़ियों की सफाई नहीं करवाई थी। अब कोई चीज़ थी जो वहाँ पर आवाज़ कर रही थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है सांप वहाँ पर आ जाती हूँ, कोई काट गया ना, मर जाऊँगा। चुप करके अंदर ही जाता हूँ। मैंने वो दरवाज़ा लगाया और मैं घर के अंदर था। अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी यहाँ पर हो गई थी, इसीलिए मैं सोफे पर बैठकर याद कर रहा था उन चीज़ों को। आखिर यहाँ क्या क्या हुआ करता था। हर सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था, लेकिन मिट्टी से भरा हुआ। याद करता हुआ एक एक चीज़ को मैं उठा रहा था, साफ कर रहा था। मेरी तस्वीरें, मेरे पिता की तस्वीरें, लेकिन वहाँ पर माँ की कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने कई ऐसे ही फ्रेम उठाए, उसके अंदर से तस्वीरों को साफ करके देखा। मैंने ध्यान दिया मेरी तस्वीरें मौजूद थीं, मेरे पिता की तस्वीरें मौजूद थीं, लेकिन उसमें मेरी माँ की तस्वीरें नहीं थी। जैसे किसी ने हाथ से उन तस्वीरों को फाड़ दिया हो। वहाँ मैं ढूंढता रहा माँ की तस्वीर। आखिर एक तस्वीर तो मिल जाए जो मुझे याद दिलाए माँ की। मेरे पास माँ की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन यहाँ भी माँ की कोई तस्वीर मैं ढूंढ तक नहीं पाया। मैं अंकल को कहा करता था, अंकल वहाँ जाकर माँ की एक तस्वीर तो ले आइए। मेरे अंकल गुस्से में कहा करते थे, जो मर गए वो मर गए, अब दोबारा नहीं आते, तस्वीरें देखने की क्या ज़रूरत है। इस तरह मेरे अंकल मना कर दिया करते थे। वो अपने बेटों को ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे तो नौकर ही समझा करते थे। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, माँ की कोई तस्वीर नहीं मिल रही। उसके बाद जब मैं पीछे वाले कमरे में गया ना, मुझे नहीं पता यह सच्चाई है या भ्रम है। मैं टॉर्च की रोशनी से हर तरफ देख रहा था। वो कांच वाली खिड़की, किसी ने उसके बाहर अपना मुंह सटाया हुआ था। साफ साफ वो आंखें नजर आई थी मुझे, साफ साफ वो चेहरा, बूढ़ा सा चेहरा था किसी आदमी का, जिसे देखते ही मैं डर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं पीछे गिरा। मैं दूसरे कमरे में आ गया। ये जो भी है चार दीवारी के अंदर आ चुका है। जल्दी से मैंने फ़ोन घुमाया और पुलिस को फ़ोन लगाया। कोई मेरी चार दीवारी के अंदर आ चुका है, हो सकता है मेरे लिए खतरा हो। कब से आवाज़ें तो पीछे से आ रही थी, लेकिन अब मैंने किसी को देखा है। 15 मिनट में पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही पुलिस वाले उस गेट के बाहर थे, तब जाकर घर का दरवाज़ा खोला मैंने। वहाँ घर का दरवाज़ा और उस गेट तक का सफ़र भी काफ़ी लंबा था। इतना बड़ा घर होने का एक नुकसान ये भी होता है। जब मैंने वो गेट खोला, 3 पुलिस वाले थे। उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम पूछा, उसके बाद और जानकारी ली। मैं कब से यहाँ रहता हूँ, यहाँ आया हूँ तो क्यों आया हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, मेरा काम, क्या मैं सच में डरा हूँ, क्या मैं सोया हुआ था, सपना तो नहीं देखा। सब कुछ जानने के बाद उन्हें मुझ पर यकीन हुआ और वो पीछे जाकर तलाशी लेने लगे। झाड़ियों में उन्होंने खंगाल डाला था। पीछे वो पैरों के निशान तक ढूंढ नहीं पाए।
उस कांच पर अगर किसी ने हाथ लगाया था तो हाथ के निशान वहां छपे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। खिड़की पूरी तरह से साफ थी और उन्होंने मुझे कहा, वहां तो कोई नहीं था, आपको भ्रम हुआ होगा। अब वो पुलिस वाले ये कहकर चले गए थे कि मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन मैं खुद को जानता हूं, मुझे ऐसे भ्रम कभी नहीं होते। पहली बार हुआ है क्या? फिर मैं घर के अंदर आ गया था। खिड़कियों को अच्छे से चेक किया था ताकि कोई अंदर ना आ जाए। अब कोई भी दीवार फांद कर अंदर आ सकता है, लेकिन घर के अंदर आने के लिए उसे खुली खिड़की चाहिए या दरवाज़ा चाहिए। मैं दरवाज़ा या खिड़की बिल्कुल नहीं खोलूंगा और अगली सुबह पीछे वाली झाड़ियाँ साफ करवा दूंगा। ये सोचकर वो बेडरूम में मैं बैठा हुआ था। कुछ समय मुझे डर लगने लगा, लेकिन बचपन की यादें बार बार डर को धुंधला कर रही थी। मैं उस पंखे को देख रहा था, दीवार को देख रहा था। उस दीवार पर नंबर लिखे हुए थे, 4, 5, 6। ये मेरी हाइट थी। जब मैं 5 साल का था मेरी हाइट कितनी थी, 6 साल का था तब मेरी हाइट कितनी थी। मेरे पापा वो पेंसिल से लाइन लगाया करते थे। उसे देखकर भी आंखें नम होती जा रही थी। अचानक ठक ठक की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे खिड़की से आई हो। मैं पहले तो उसे भ्रम समझकर अपने आप को जैसे समझाना चाहता था, नहीं, यह आवाज़ नहीं आई है। वो आवाज़ थी भी बहुत हल्की। दूसरी बार वो ठक ठक की आवाज़ आई तो मैं चौकन्ना सा हो गया। ये दूर से नहीं आई थी, खिड़की की आवाज़ ही थी, और इस कमरे की नहीं, दूसरे कमरे की थी। वहीं से जहां मुझे चेहरा नजर आया था वो आदमी का। घबराया हुआ था मैं। उसके बाद मैं दूसरे कमरे में गया और दूसरे कमरे के ऊपर एक हाथ का निशान बना हुआ था। कोई मौजूद तो नहीं था वहां पर, लेकिन साफ साफ दिख रहा था किसी ने उस कांच पर हाथ मारा हो ठक ठक करने के लिए, और हाथ का निशान साफ साफ छपा हुआ था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और उसके बाद मैं सोच रहा था पुलिस को फ़ोन लगाऊं या ना लगाऊं। तभी मेरे दिमाग में आया, जब तक मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगा हो सकता है वो इस हाथ के निशान को साफ कर दे। जो भी है ये खतरनाक भी लगता है, डरावना भी महसूस हो रहा है, चालाक भी है। हाथ को साफ कर देता है ये समय पर। फिर मैं अपने बेडरूम में ही आ गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ठक ठक की आवाज़ आई और मैं भागकर उस कमरे में पहुंचा। मैंने ध्यान दिया, खिड़की पर हाथ का निशान नहीं था, पहले वाला भी जैसे किसी ने साफ कर दिया हो। अब मैं वहां दीवार की एक तरफ सट गया था। मैंने टॉर्च की रोशनी अब दूसरी तरफ कर दी। मैं देखना चाहता था कौन है जो इस तरह खिड़की पर हाथ मार रहा है। मैं वहीं पर बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। अब किसी ने ठक ठक नहीं किया था। अचानक जैसे चलने की आवाज़ आई। ये चलने की आवाज़ ऊपर से आई थी और ये आवाज़ सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी थी। जो भी खिड़की खटखटा रहा है शायद वो अंदर भी आ चुका है। हो सकता है ऊपर वाली कोई खिड़की खुली हो। नीचे वाली तो मैंने सारी चेक कर ली थी। वो ऊपर वाली मंजिल की कोई ना कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। अगर ये अंदर आ गया तो मुझे खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा। पुलिस वाले मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, पहले भी वो यहाँ देखकर जा चुके हैं। पास पड़ा वो बेसबॉल का बैट जिस पर बचपन में मैं कुछ ना कुछ लिखा करता था। जल्दी से मैंने वो उठा लिया। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अब ऊपर जाने लगा और नंगे पाँव था मैं आवाज़ नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता गया मैंने ऊपर जाकर देखा वो ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। ये चलने की आवाज़ यहाँ से नहीं, इसके भी ऊपर से आ रही थी। यहाँ घर के एटिक में हो सकता है कोई ना कोई मौजूद हो। अगर आपको नहीं पता एटिक क्या होता है, ये झोंपड़े जैसा तीखा बना हुआ घर। यहाँ ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल सीधा छत की तरह होता है और वो झोंपड़ा और ये छत, इसके बीच वाली उस जगह को एटिक कहा जाता है। शायद एटिक में कोई चीज़ चल रही है। ये जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। बेसबॉल का वो बैट मैंने हाथ में बड़े ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कभी कभी लोग घरों में घुस आते हैं और आपको मारने की कोशिश भी करते हैं। ये घर तो बहुत समय से खाली पड़ा है, कोई यहाँ पर छिपकर
रहता तो नहीं। मैंने हल्के हाथों से वो सीढ़ी एटिक में जाने वाले उस रास्ते पर लगाई। धीरे धीरे उस लकड़ी की सीढ़ी पर मैं पैर रख रहा था, लेकिन लकड़ी में चूं चूं की आवाज़ तो आ ही जाती है। हर बार वो आवाज़ आती मैं घबरा जाता। ऊपर जो भी है उसे पता तो नहीं चल जाएगा ना। लेकिन वो कदमों की आवाज़ बार बार आगे और पीछे आ रही थी, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो, जैसे कोई सैर कर रहा हो। मैं जब एटिक में पहुंचा, जल्दी से मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। ऊपर सामान तो काफ़ी पड़ा था, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था कि कोई छिप जाए। फिर भी मैंने एटिक में जाकर देखा, अब आवाज़ बंद थी। कुछ समय बाद फिर से आवाज़ आई, और ये आवाज़ अब एटिक से भी नहीं आ रही थी, बल्कि छत से आ रही थी। ये लकड़ी की छत है, तो छत पर कोई चल रहा है। इस कारण एटिक में आवाज़ गूंज रही है और एटिक से नीचे आ रही है। ऐसा लग रहा है आवाज़ एटिक से आ रही हो, और नीचे वाले कमरे भी ऐसे खुले हैं कि वहाँ आवाज़ गूंज रही है, और नीचे मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले कमरों में आवाज़ आ रही है। इतना बड़ा भ्रम हुआ। मुझे ऊपर नहीं आना चाहिए था, बाहर जाकर देखना चाहिए था। वो आवाज़ आती गई और मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचा। उसके बाद मैं नीचे वाले फ्लोर में पहुंचा और बाहर वाला दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार मन को तसल्ली दे रहा था, मुझे बाहर जाना भी चाहिए या नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि ऊपर से आवाज़ आई और देखने के लिए मैं बाहर गया, जबकि बाहर पीछे वाली जगह से भी वो आवाज़ आ रही थी। हाथ का निशान जो किसी ने साफ किया। मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं? मुझे लगा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक रात गुजारूंगा, उसके बाद सोचूंगा। तो उस रात मैं बेडरूम में चला गया। ऊपर से आवाज़ें आती रहीं, ठक ठक की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगली सुबह लगभग 8 बजे मैं पड़ोसियों के पास गया था, उनसे पूछने के लिए। मुझे काफ़ी चलना पड़ा। हर घर काफ़ी दूरी पर बना है, और जब मैं उस घर में उस बूढ़े आदमी से पूछ रहा था, क्या यहाँ कोई होमलेस लोग रहते हैं या कुछ ऐसे जो घरों की दीवारों को फांद कर अंदर आ जाते हों, उसने कहा, नहीं, यहाँ ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सुना है, यहाँ कोई आदमी है जो रात को नज़र आता है, दीवारें फांदता हुआ नज़र आता है, या ऐसा कुछ कभी पकड़ा नहीं गया। कई लोगों ने कंप्लेंट की, पुलिस वाले कई बार आ चुके हैं, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। ध्यान रखना, रात के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। और यहाँ जितने भी घर हैं, ध्यान दो, उन दीवारों के ऊपर वो कंटीली तारें हैं जिस पर बिजली हमेशा बहती रहती है, इसीलिए कोई दीवारें फांद कर अंदर नहीं आ पाता। रात को यहाँ कोई सड़कों पर घूमता भी नहीं। अब ये सुनने के बाद मुझे लगा यहाँ कोई ना कोई तो ऐसा है जो चोरी करने के लिए या कोई और इरादे से दीवारें फांद कर लोगों के घरों के अंदर आ जाता है। मुझे संभल कर रहना होगा। फिर मैंने कुछ लोगों को पीछे वाली झाड़ियों को साफ करने के लिए भी कहा। अब मैंने बिजली का कनेक्शन भी ठीक करवा लिया था, इसलिए अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। ये दूसरा दिन था और मैंने गैस सिलेंडर भी अंदर रखवा लिया। अब खाने पीने का सामान भी यहाँ था। अच्छे से समय बिता पाऊंगा अब मैं। उसके बाद दोपहर का वक्त था और मुझे लगा अब मुझे जंगल में भी घूमने जाना होगा। वो कुआं देख कर आना होगा, वो लकड़ी का बड़ा झोंपड़ा देख कर आना होगा जो मैंने अपने पिता के साथ मिलकर बनाया था। मैं बड़ा सा डंडा लेकर अब उस जंगल की तरफ चलने लगा था। यहाँ रास्ता ढूंढने में परेशानी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जिससे आप जंगल में कभी भटकते नहीं। हमेशा ऊंचे वाले पेड़ों की तरफ जाओ। ऊंचे वाले पेड़ धूप को ढूंढने के लिए बाकी पेड़ों से जैसे ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, ऐसे पेड़ हमेशा ऊंचाई की तरफ इशारा करते हैं। और ऊंचाई की तरफ से आप समझ सकते हैं किस तरफ पहाड़ियाँ हैं, किस तरफ मैदानी इलाका है। इससे समझ में आ जाता है सही तरफ कहाँ जाने का मौका मिलेगा। जैसे ही मैं चलते चलते सामने वाली नदी के पास पहुंचा, मुझे लगने लगा ये तो वैसा ही रास्ता है। अरे इतना समय हो गया, मैं 6 से 8 साल का था जिस समय पिता के साथ यहाँ आया करता था। अब भी मुझे पूरी तरह से ये रास्ता याद था। नदी के साथ वाली वो पगडंडी अब भी वैसी की वैसी ही थी। शायद यहाँ पर लोग आज भी चलकर उस तरफ जाते होंगे।
मेरे पिता ने बताया था कि यहाँ कम लोग हैं, हर किसी ने अपना एक खास इलाका बनाया हुआ है। जैसे हमने वो कुएं को ढूंढा है, पास में घर बनाया है। हर कोई जंगल के बीच खास इलाकों में जगह बनाता है, वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाता है। इस बार जब मैं उस कुएं तक पहुँच गया था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसा ही कुआं मैं उस कुएं के अंदर देख रहा था। वहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ था, लेकिन बदबू भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। आसपास का वो मैदानी इलाका साफ किया जा चुका था। कुछ घंटे मैंने वहाँ पर बिताए और उसके बाद वापस आते समय मैं एक खास मोड़ की तरफ गया था। वहाँ से वो झोंपड़ा साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही झोंपड़े के पास पहुँचा, वो झोंपड़े के ऊपर कई पेड़ों की जैसे बेलें पहुँची हुई। कई पेड़ के पत्ते ऊपर जैसे बिखरे हुए थे। अब नीचे वाली जो सीढ़ी थी ना, रस्सी से बनी हुई, वो भी टूटी हुई, लेकिन रस्सी मजबूत थी। मैं रस्सी के सहारे उस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब समय ज़्यादा होने लगा था। कब अंधेरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और मैं अंधेरे में इस जंगल में रुकना नहीं चाहूँगा। वैसे भी मुझे ये पता नहीं घर के अंदर कौन घुसने की कोशिश करता है, और रात के समय जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। ये सोचकर मैं वापस आने लगा था। अंधेरा होने से पहले पहले मैं घर आ गया। अब मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह का खाना तो मैंने खा लिया था, दोपहर का खा नहीं पाया था क्योंकि मैं जंगल में गया हुआ था। खाना खाकर मैं बेडरूम में बैठ गया था। उसके बाद फिर से ठक ठक की आवाज़। ये आवाज़ खिड़की के पास से आई थी और मैंने जल्दी से बाहर वाली वो सारी लाइट्स जला दी। अब जो भी वो चार दीवारी फांद कर यहाँ पहुँचा हुआ है ना, लाइट में साफ नज़र आ जाएगा। मैं अब उस खिड़की के पास पहुँचा। एक बड़ा सा हाथ का निशान उस खिड़की पर छपा हुआ था। मैं खिड़की से आंखें बाहर की तरफ करके देख रहा था, कौन है जो बार बार खिड़की खटखटाए जा रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। कोई भागता हुआ नहीं दिखा। लाइट्स जलाई हैं, जो भी यहाँ होगा भागकर दूर चला गया होगा ना। जानवर की ऐसी हरकत हो नहीं सकती। हाथ का निशान है ये, पंजे का निशान नहीं है। जैसे ही मैं बाहर की तरफ झांक रहा था, मन कर रहा था खिड़की खोल कर देखूं कोई दीवार के साथ तो नहीं सटा हुआ। अचानक उस 4 फुट ऊंची खिड़की के नीचे से किसी का सर निकला। वो सर और वो आंखें साफ देख पा रहा था। मेरी चीख निकल गई थी और मैं पीछे गिर गया था। मैं वो आंखें देख पा रहा था, किसी बूढ़े आदमी की थी और उसके बड़े बड़े बाल थे। आधे काले थे, आधे सफ़ेद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे, जैसे वो नहाता ही ना हो। चेहरे पर भी बाल थे। जब वो ऊपर की तरफ होने लगा, पूरा चेहरा आ गया था, लेकिन बड़ी सी उसकी दाढ़ी, उसका जैसे चेहरा बेढंगा सा था। वो अब सर मार रहा था उस कांच की खिड़की पर। 2-3 बार उसने सर मारा, उसके बाद वो हाथ मारने लगा। हाथ मारने के बाद फिर से उसने अपने जैसे सर और चेहरे के बालों से ना वो खिड़की को साफ किया। हाथ का निशान छपा था, उसके बाद वो साफ हो गया। अब मैं समझ गया वो खिड़की को खटखटाकर कैसे हाथ का निशान साफ करता है, अपने बालों से। मैंने 4 कदम पीछे हटाए और एक झटके में वहां से जैसे वो गायब हो गया। उसकी पीछे हटने की रफ्तार बहुत तेज थी। फिर से मैं खिड़की के पास आया। वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने अब नीचे की तरफ देखने की कोशिश की, क्या वो नीचे छिपा हुआ है? वो नीचे नहीं था। तभी फिर से घबराकर मैं पीछे गिर गया, क्योंकि वो अब ऊपर से नीचे की तरफ लटक कर उल्टा उस खिड़की से दिख रहा था। ऊपर से आता हुआ सर नीचे की तरफ। ये कैसा जानवरों की हरकतें करने वाला इंसान है? चाहता क्या है? देखने में इतना गंदा लग रहा है, शायद कोई होमलेस ही होगा। मैंने अंदर से तेज आवाज लगाकर कहा था, तुम जो भी हो चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा। देखो तुम्हें पकड़वाऊंगा, चेहरा तुम्हारा मैं देख चुका हूं, बच नहीं पाओगे तुम। लेकिन सच उसे भी पता था, सच मुझे भी पता था। उसके चेहरे पर जितने बाल थे ना, चेहरा पहचान नहीं सकता था कोई। फिर से एक झटके में वो गायब हो गया। मैं भागकर बाहर वाले बरामदे में गया और वहां से बेसबॉल बैट को पकड़ा। मुझे घबराहट सी हो रही थी।
फिर चलने की आवाज़ें शुरू हो गई। ये चलने की आवाज़ें छत से आ रही थी। मैं अब सोचने लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाया और मैं उन्हें बता रहा था कोई घर की छत पर है। वो पूछ रहे थे क्या सच में यहाँ कोई दीवार फांद कर आया है, क्या आपने वो कंटीली तारें नहीं लगाई। मैंने कहा नहीं, कंटीली तारें नहीं लगाई। तो उन्होंने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है, इस इलाके से बहुत ज़्यादा लोग प्रैंक्स करने लगे हैं, इसीलिए पुलिस अब ऐसी कंप्लेंट के लिए वहाँ पर नहीं आएगी। अगर कोई और परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और मैं बता नहीं सकता था कितना डरा हुआ था मैं। एक ऐसा इंसान जिससे उलझने के लिए पुलिस भी यहाँ नहीं आती, उसे कोई पकड़ भी नहीं पा रहा है। ऐसा इंसान खतरनाक भी हो सकता है। अब मुझे खुद को खुद ही सुरक्षित रखना होगा। अब मैंने किचन से एक तेज धार चाकू भी हाथ में पकड़ लिया। अब ये बच नहीं पाएगा। मैंने खुद को समझाया कि मेरे पास बेसबॉल का बैट है, तेज धार चाकू है, सामने वाला मेरा कैसे मुकाबला कर सकता है। देखता हूँ ज़रा कौन छत पर इस तरह से आवाज़ें किए जा रहा है। मैंने बाहर वाला दरवाज़ा खोला और एक साइड जाकर मैं देखने लगा। हर लाइट नीचे की तरफ थी, ऊपर पूरी तरह से अंधेरा था। अगर कोई वहाँ पर होगा भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अंदर गया मैं, एक टॉर्च लेकर आया और जैसे ही मैंने ऊपर टॉर्च मारी, मैं किसी को बता नहीं सकता था मैंने क्या चीज़ देखी है। वो चेहरा इंसानी था, बाल इंसानी थे, वो सर इंसानी था, लेकिन धड़ इंसानी नहीं था। किसी जानवर का धड़, जैसे कोई बड़ा सा कुत्ता हो, जैसे बहुत बड़ा कुत्ता हो, लेकिन उसका मुंह पूरी तरह से इंसान का। बहुत ज़्यादा बाल थे उस पर। जैसे ही टॉर्च की रोशनी मारी थी, वो जैसे ऊपर इधर उधर करके चल रहा था, लेकिन ये टॉर्च की रोशनी से वो एकदम सन्न सा हो गया और मुझ पर हमला करने के लिए उसने इस तरफ छलांग लगाई थी। मैंने जल्दी से घर के अंदर का दरवाज़ा लगा लिया, तब जाकर बच पाया था, और उसने अपने नाखून दरवाजे पर भी गड़ाए थे। उसके बाद वो दरवाजे को फाड़ने पर उतारू हो गया था। यह ज़्यादा मोटा दरवाज़ा नहीं था, लेकिन वो पंजे बार बार वो नाखून जैसे दरवाजे के आर पार हो जाते। अब मैं समझ गया ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, ये दरवाज़ा पूरी तरह से फट जाएगा। फिर मैंने 911 पर कॉल की। पुलिस को मैं ये बता रहा था कोई अजीब सा जानवर है जो मुझ पर हमला कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कैसा जानवर। मैंने कहा इंसान के सर वाला और धड़ जानवर जैसा। ये कहकर उन्होंने फिर से मुझे समझाया कि मैंने अगर प्रैंक कॉल दोबारा की तो वो यहाँ पर आएंगे मुझे जेल में भेजने के लिए। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरे पास ज़्यादा समय था ही नहीं, हाथ में चाकू और बेसबॉल का बैट, लेकिन ये जानवर भी कद में मुझसे ज़्यादा बड़ा था। अब मैं अपने कमरे में जाकर छिप गया बेड के नीचे, और बाहर दरवाज़ा फटने की आवाज़ आई थी। उसके बाद धीरे धीरे घर के अंदर चलने की आवाज़। ये आवाज़ कदमों की नहीं, नाखूनों की आवाज़ थी। टक 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 टक, ऐसी आवाज़ जैसे बड़े बड़े नाखूनों वाला कोई जानवर पंजे रखता है ना, तो नाखूनों की आवाज़ आती है। ये टक 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 टक, ऐसे चलकर वो जानवर घर के अंदर घूम रहा था। मेरी सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि मैं जानता हूँ जानवर सूंघ सकते हैं, वो आपको सूंघ सकते हैं, आपके कपड़े को सूंघ कर बता सकते हैं आप किस दिशा में गए हैं। मैं बेड के नीचे छिपा हूँ, उसे बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। वो चलने की आवाज़ें अब उस बेड के सामने से आ रही थी। वो पैरों को मैं देख पा रहा था, लेकिन सिर्फ 2। वो जानवर जब छत पर था 4 पैरों पर चल रहा था, अब सिर्फ 2 पैरों पर चल रहा था। वो बड़े बड़े नाखून, उसका पंजा मेरे पैर से लगभग दुगने आकार का था। यहाँ 2 पैरों पर चलता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ। अचानक ऊपर से जैसे आवाज़ आई और वो ऊपर की तरफ भागा। मुझे नहीं पता ये आवाज़ किसकी थी, हो सकता है कोई चीज़ ऊपर गिरी हो, इसीलिए वो भागता हुआ ऊपर की तरफ गया। जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया, मुझे लगा बचने का यही रास्ता है। अगर मैं घर से बाहर नहीं भागा ना, तो बचने का और मौका मुझे नहीं मिलेगा।
मैं जल्दी से अपने उस बेड के नीचे से निकला और नंगे पांव बाहर की तरफ भागा। उस दरवाजे के बीच छेद था, लेकिन कई लकड़ी के तीखे तिनके से बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसके बीच से निकलने में जैसे मुझे मुश्किल हो रही थी और मेरी शर्ट उस लकड़ी के हिस्से में फंस गई। मैं आवाज़ें सुन पा रहा था। वो जानवर ऊपर एटिक में पहुंच गया था। वो ज़रूर उन सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुंच गया होगा और सामान गिरा रहा था, और यहाँ से मैं आवाज़ नहीं करना चाहता था। मैं अब ध्यान लगाने लगा, कब वो ऊपर आवाज़ करेगा तभी मैं खींचूंगा इस कपड़े के हिस्से को। फटा भी, आवाज़ हुई भी तो उसे पता थोड़ी ना चलेगा। ऊपर तेज तेज आवाज़ होने लगी और मैंने जल्दी से एक झटके में अपनी शर्ट को खींचा, लेकिन एक गलती हो गई। वो ऊपर से आवाज़ हो रही थी, अचानक वो आवाज़ बंद, और जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई तब जाकर शर्ट खींच हुई। इसीलिए नीचे से आवाज़, और वो टक 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 की आवाज़, जैसे वो भागकर नीचे आना चाहता था, और मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं गेट के पास पहुंचना चाहता था। मुझे पता था अब ये जानवर बहुत तेज़ी से आएगा, ये तेज़ी से आकर मुझे पकड़ लेगा और शायद मुझे मार भी दे। मैं गेट की तरफ भागा जा रहा था और पीछे वो जानवर उस दरवाजे को फाड़ कर मेरे पीछे। मैं गेट तक पहुंच नहीं सकता था। मैं इंसान हूं, वो जानवर। उसने 4 पैरों पर भागते हुए मुझे गेट के पास ही घेर लिया। मेरे हाथों पर उसने पंजे रख दिए थे और उसके मुंह से निकलने वाली वो बड़ी सी लार, उसका मुंह अब जैसे जानवर जैसा था। लंबे लंबे दांत हो गए थे और उसने वजन जैसे मेरी कलाइयों पर डाला हुआ था। गुर्राया वो मुझे देखकर, बहुत जोर से गुर्राया, और मुझे लगा मैं मरा। तब मेरा ध्यान पड़ा जैसे वो मेरी आंखों में देखे जा रहा था, जैसे कोई जानवर पहचानता है ना हमें, ऐसी हरकत कर रहा था वो, आंखों में आंखें डालकर। तभी उसने अपना वो हाथों का वजन पीछे किया। उसने पंजे हटाए और जब वो पीछे हो रहा था ना, मैंने उसके गले में कुछ देखा। उसके गले में एक नेकलेस था, बिल्कुल वैसा नेकलेस जैसा मेरे पिता पहना करते थे। ये मेरी माँ ने उन्हें गिफ्ट दिया था। मेरे पिता वो नेकलेस हमेशा पहन कर रखते थे। ये औरतों वाला नेकलेस था, इसीलिए वो गले के थोड़ा नीचे रखते और हमेशा शर्ट पहने रहते। इस जानवर के गले में वो नेकलेस कैसे? इसे ढूंढने की कोशिश मैंने बहुत की थी। मेरे पिता शायद इसे जंगल में फेंक आए होंगे जब उस भालू ने मेरे पिता को मारा था। इसके गले में वो नेकलेस कैसे? बीच में बनी हुई वो आकृति साफ बयां कर रही थी, ये मेरे पिता वाला नेकलेस है। और ये देखते ही मेरे अंदर भी खून उबाल मार रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था भालू ने मेरे पिता को नहीं मारा है, इस जानवर ने मारा है। ये अजीब जानवर। हम यहाँ रहा करते थे, कोई भी ऐसा भालू इंसानों पर हमला करता ही नहीं था। पुलिस वाले भी ये जानकर हैरान थे किस भालू ने हमला किया है। अब सवालों का जवाब मुझे मिला था। वो जानवर पीछे होता जा रहा था और नजरें हटाकर वो भागा उस 4 दीवारी के ऊपर से। उसने उन ईंटों पर पैर तक नहीं रखा। 12 फुट की दीवार एक छलांग से फांद कर भाग गया वो। मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब चाहिए थे। मुझे उसने जिंदा क्यों छोड़ा? क्या उसने मेरे पिता को मारा? अगर नहीं मारा, उसके गले में वो नेकलेस कैसे आया? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए थे। कुछ समय पहले मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि ये सोच रहा था, कल मैं इस घर से चला जाऊंगा, यह जानवर मुझे मार देगा वरना। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जितने दिनों के लिए आया हूँ, यहाँ सवालों के जवाब ढूंढूंगा मैं। अगले दिन मैं बाजार गया था। मैंने एक शॉटगन खरीद ली। अब इस शॉटगन के सहारे मैं उसे मारने की कोशिश भी करूंगा। उसी के साथ मुझे सच भी जानना है। मैंने अपने अंकल को फ़ोन घुमाया था। मैं उन्हें ये बताना नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। बस ये पूछना चाहता था मेरे पिता की मौत कैसे हुई। उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं बताया था। उन्होंने बस ये कहा था कि मेरे माँ बाप को वहाँ बड़े से भालू ने मार दिया था।
मारकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बस सामान मिला था, क्योंकि मैं छोटा था तो लाश को देखने तक नहीं दिया था। मुझे ये बताया गया था और मैं अब अपने अंकल से पूछने लगा था आखिर वहाँ क्या हुआ था। मेरे अंकल बिल्कुल वैसे ही गुस्सैल, मुझे छोटा समझने वाले, बेइज्जती करने वाले, नीचा दिखाने वाले। इस बार भी वो ऐसा ही किए जा रहे थे, लेकिन मुझे उनसे काम निकलवाना था, मुझे सच जानना था। तब मैंने उनसे सवाल पूछा, देखिए अंकल, क्या आपको याद है मेरे पिता गले में नेकलेस पहन कर रखते थे, काफ़ी महंगे वाला। सब उनका मजाक बनाते थे, ये लड़कियों वाला नेकलेस है, वो क्यों पहनते हैं, लेकिन वो फिर भी प्यार के लिए पहनते थे। क्या आपको उस नेकलेस के बारे में पता है? तब मेरे अंकल कहने लगे, मुझे नहीं पता तुम्हारे नेकलेस के बारे में, मैंने चुराया होगा, मैं चोर हूँ, है ना, मैं चोर हूँ, तुम्हारे बाप का सारा सामान चुरा लिया मैंने। अब कहो, कर दो पुलिस में कंप्लेंट, मैंने चुराया था। अब मैं उनसे क्या पूछता, वो इतना गुस्सैल थे, कोई काम की चीज़ वो बता ही नहीं पाए। इस तरह मैंने फ़ोन काट दिया और मैं अपने सर के बाल खींचे जा रहा था। आखिर किससे पता करूं, मैं कैसे पता करूं? उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ से इतने पुराने केस के बारे में पता करना चाहता था। शेरिफ एल्ड्रिन, वो इस केस को संभाल रहे थे इतने साल पहले, और मैं उनसे मिलने की हर कोशिश कर रहा था। सीधा उनके घर पहुंचा और वहाँ पर मुझे पता चला उनकी उम्र 85 साल हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो वो भूल जाया करते थे, और उनके घर पहुंचकर बार बार मैं उनसे पूछने की कोशिश करता रहा, आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे मेरे माँ बाप मरे थे। वो कई फाइल्स थी जो घर में संभाल कर रखते थे, कई फाइल्स को वो खंगालने लगे। वो पहला पन्ना एक छोटी फाइल में लगाया करते थे, बाकी पन्ने वो अलग अलग फाइल्स के घर संभाल कर रखते थे। कई कमरे उन्होंने बनाए हुए थे, जैसे हम अवार्ड रखते हैं, वो अपनी वो केस की फाइल संभाल कर रखा करते थे। इस तरह उन्होंने वो पहला पन्ना पढ़ा जिसमें वो साफ साफ बता रहे थे उनका नज़रिया क्या था। जो पुलिस फाइल में होता है वो पुलिस वालों का पूरा नज़रिया नहीं होता। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर पुलिस वाले यकीन करते हैं, लेकिन कोर्ट यकीन नहीं करता। अब उन्होंने वो पन्ना पढ़ के याद करने की कोशिश की और फिर वो मुझे कहने लगे, पीटर, पीटर, तुम पीटर हो ना? उस समय तुम 8 साल के थे। तुम्हें पता है, तुम्हें गले से लगाया था मैंने, वादा किया था मैं उस भालू को अपने हाथों से मारूंगा। हाँ, देखो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मैंने कोशिश तो की थी, हमने कई भालू मारे थे जो यहाँ लोगों के घरों के आसपास कचरा उठाकर ले जाया करते थे। वो डस्टबिन में जैसे घुस जाया करते थे। हमने हर भालू को मार दिया था। शायद तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को मारने वाला वो भालू भी उसमें मर गया होगा। तब मैं उनसे पूछने लगा, लेकिन वहाँ हुआ क्या था? मुझे कभी मेरे माँ बाप की लाशों को देखने का मौका क्यों नहीं मिला? तब उन्होंने कहा था, तुम्हारी जो माँ की लाश थी ना, वो बहुत ज़्यादा कटी हुई थी। हमने सोचा था कि किसी बच्चे को ऐसी लाश दिखानी नहीं चाहिए। मैंने ही कहा था उन्हें। और जो सामान था वहाँ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था तुम्हारी माँ का, लेकिन तुम्हारे पिता की लाश कभी मिली ही नहीं थी। हमारा मानना था वो भालू तुम्हारी माँ को इस तरह से काट कर चला गया, शायद तुम्हारे पिता की लाश को उठा कर ले गया। कई ऐसे नरभक्षी भालू होते हैं जो इस तरह इंसानों के शरीर को ले जाते हैं। हमने ढूंढने की कोशिश तो की थी तुम्हारे पिता की लाश को, लेकिन वो मिली नहीं, वो भी कहीं नजर नहीं आए। तो मान लिया गया वो भी मर गए होंगे। वो किसी एक को ही इस तरह उठाकर लेकर जाता है, किसी को छोड़कर नहीं जाता। अब मैं ये जानता था कि मेरे पिता की लाश नहीं मिली थी, और पुलिस वालों का मानना है कि वो शायद मारे गए होंगे। अब मैं उनसे जानना चाहता था, मेरे पिता का नेकलेस वो कहाँ गया होगा? आप उसके बारे में बता सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं नहीं बता सकता, मुझे याद तक नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं वो फाइल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं उस कमरे में किसी को जाने नहीं देता, खुद ढूंढूंगा, पढ़ूंगा, तुम्हें बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा। अब छिपाने के लिए मेरे पास रहा ही क्या है? मरने की कगार पर हूँ। अब मैं किसी चीज़ को छिपाऊंगा नहीं, पूरा सच बताऊंगा। अब तुम बड़े हो गए हो, सच जानना
तुम्हारा भी हक है। ये बातें करके अब मैं सीधा घर आ गया था। अब वक्त शाम का हो गया था। पूरी तैयारी में था मैं। जैसे ही अंधेरा होने वाला था, ऊपर मैंने फ्लड लाइट्स लगा दी थी, खिड़कियों के पास छेद कर दिए थे। हर तरफ जहां वो नजर आएगा मैं गोलियों की बौछार कर दूंगा। मैं एक्स्ट्रा गोलियां लेकर आया था। अब इंतजार करता रहा मैं। 9 बजे ऊपर चलने की आवाज आने लगी। पहले मैंने सोचा बाहर जाकर गोली चलाऊंगा, लेकिन शॉट गन शॉर्ट रेंज के लिए होती है, दूर से गोली चलाने का कोई फायदा नहीं। जरा सा जख्म होता है वो छर्रों का, करीब से गोली चलाएगा ही ना। खोपड़ी का पूरा धमाका होता है और हिस्से भी गिन नहीं पाओगे कहाँ बिखरे होंगे सर के। करीब से गोली चलाऊंगा। ये जानवर जरूर वैसा हो सकता है जिसने मेरे पिता को मारा हो। ये भालू है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अजीब सा जानवर है। बाकी वो एल्ड्रिन मुझे फोन करके तो बता ही देंगे। अब तक फाइल खंगाल रहे होंगे, बूढ़े हैं, कुछ काम तो कर ही रहे होंगे ना। मैं अब आवाज को सुन पा रहा था। अचानक एटिक में जैसे खरोंचने की आवाजें शुरू हो गईं। फिर टक 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 की वो आवाज छत से आई थी, यानी बाहर वाली नहीं, यहाँ पहली मंजिल की छत। वो जानवर अब अंदर आ चुका था और छत पर टहल रहा था। बंदूक पकड़े हुए मैं अब सीधा उस पर गोलियों की बौछार करना चाहता था। अचानक वो जानवर नीचे आया। जैसे ही वो सीढ़ियों पर आया मैंने गोली चला दी, लेकिन उसकी रफ्तार तेज। उसके एक पंजे पर गोली लगी थी, लेकिन वो जल्दी से दूसरे कमरे में चला गया। अंदर गुर्राने लगा था और मैंने शॉटगन बिल्कुल सामने संभाली हुई। सामने निकले तो सही, मैं गोली चला दूंगा। अब उसने वो लकड़ी की दीवार फाड़ दी थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता। वहां से उसने एक और दीवार को फाड़ा और छेद बना दिया तीसरे कमरे में जाने के लिए। वहां से उसने दीवार को फाड़ा खुले किचन में आने के लिए, लेकिन वहां वो गया नहीं। मैं बंदूक को एक एक करके उन कमरों की तरफ किए जा रहा। दरवाजे बंद थे। अचानक आवाज आना बंद। अब चारों तरफ के कमरों में छेद हो चुके थे। जैसे वो कहां से मुझ पर हमला करेगा मैं नहीं जानता था। चारों तरफ बंदूक को घुमाता घुमाता मैं डरता डरता सोच रहा था, अगर उसने पीछे से हमला कर दिया, एक तो उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज है। तभी पीछे वाला दरवाजा खोलकर वो मुझ पर हमला करने वाला था। मैंने उस पर बंदूक की गोली चलानी चाही, लेकिन वो करीब से गुजर गया और उसने पंजे मारे थे, लेकिन मैं बच गया। गोली सही निशाने पर लगी ही नहीं। वो जैसे बहुत तेज दिमाग था, करीब से गुजर जाता। वो हमला करना चाहता, लेकिन जैसे इस बार गोली उसे लगी नहीं। वो पंजा मारना चाहता तो मार सकता था। फिर से उसने हमला पूरी तरह से नहीं किया, जैसे वो खुद को रोक भी रहा हो। वो गुर्राता था, गुस्सा होता था, लेकिन खुद को रोकता भी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर से उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके एक पंजे में मैंने गोली चला दी। उसका पूरा पंजा ही फट गया था और लंगड़ाता लंगड़ाता वो दूसरे कमरे में। पीठ पर मैंने गोली तो चलाई थी, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इंसानों की तरह सोच सकता था वो, और इस बार भागता हुआ मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया। जब तक वो संभलेगा मैंने बचने का तरीका भी ढूंढना चाहा। कमरे में गया मैं, और तभी एल्ड्रिन का फ़ोन आ रहा था और मैंने जल्दी से एल्ड्रिन का फ़ोन उठाया। मैं उनसे जानना चाहता था वो क्या बता रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता की लाश मिली ही नहीं थी और उनका मानना था किसी भालू ने मेरी माँ पर हमला नहीं किया है। वो पंजे ज़्यादा बड़े थे, जैसे कोई भेड़िया हो, और यहाँ किंवदंतियाँ भी सुनाई जाती थी। एक भेड़िया मानव जो शिकार करता है इंसानों का। अब इस चीज़ पर कोई भी कोर्ट बात नहीं मानता और आपत्ति करता, इसीलिए इस फाइल को वो खुद संभाल कर रखे हुए थे। उन्होंने माना था कि मेरे पिता जिंदा भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो भेड़िया मानव मेरे पिता को उठाकर ले गया और कहीं जाकर मारा उन्हें। और 1 महीने बाद एक आदमी ने गवाही दी थी कि उसने एक ऐसा भेड़िया देखा
जिसका सर इंसान जैसा था और वो सर था मेरे पिता का। उसका कहना था कि मेरे पिता भेड़िया मानव हैं जो यहाँ घूमते हैं और मेरी माँ को भी मेरे पिता ने मारा होगा। वहाँ उस भेड़िए मानव ने कई लोगों को मारा था, लेकिन हर जगह जब कोर्ट में ये बात जाती तो वहाँ सबूत किसी भालू के खिलाफ ही होते। तब कई भालुओं को मारा गया था, लेकिन वो शिकार रुके नहीं थे। इस तरह धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब एल्ड्रिन का भी मानना था कि हो सकता है तुम्हारे पिता जिंदा हों। अगर जिंदा है तो वो भेड़िया मानव वाली बात भी सच हो सकती है, और अगर भेड़िया मानव वाली बात सच्ची है तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने ही मारा होगा। वो भेड़िया मानव हो सकते हैं। और एक खास बात जो तुम्हें बतानी है, वो भी यहाँ की कोई कहानियों में सुनने को आई थी। जब एल्ड्रिन ने ये कहा मेरे हाथ से फोन छूट गया। वो भेड़िया मानव दरवाजे को फाड़कर सामने खड़ा था। एक पंजा जख्मी था और मैं जैसे ही बंदूक ऊपर कर पाता उसने बंदूक पर पैर रख दिया और एक पंजा मेरी खोपड़ी पर। नाखून वो गड़ाना चाहता था मेरी खोपड़ी में और रो रो कर मैं जैसे वहाँ उससे माफ़ी मांग रहा था। बचने के लिए ये करना पड़ता है। वो बार बार मुझे मारने की कोशिश करता लेकिन खुद को रोक लेता, फिर मारने की कोशिश करता, खुद को रोक लेता। वो पागलों की तरह सर हिलाने लगा था। फिर उसने खुद को हिलाते हिलाते पीछे की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। तब उस अजीब से जानवर का जो सर था, जिस पर बहुत बाल थे, गले में वो नेकलेस, वो आंखें, मैंने आंखों की तरफ ध्यान दिया। मेरे पिता की आंखें, ये मेरे पिता की आंखें थीं। सच में मेरे पिता एक भेड़िया मानव थे। वो मुझे मारना तो चाहते थे, लेकिन जैसे बार बार खुद को रोक रहे हैं, बार बार वो हमला करने की कोशिश करते और खुद को रोक लेते। वो बार बार मुँह जैसे लंबा हो जाता, फिर इंसानों जैसा। वो भेड़िया मानव बन रहे थे और फिर से ठीक हो रहे थे, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं बन रहे थे। इसके बाद दोबारा उन्होंने पंजा मेरी आंखों के करीब किया। नाखून मेरी आंखों में वो गड़ाने वाले थे। फिर से खुद को रोका, जैसे वो खुद से लड़ रहे थे। और अब मैं जानता था ये कत्ल उन्होंने ज़रूर किया होगा, लेकिन वो अपने होश व आवाज़ में नहीं होंगे। भेड़िया मानव ऐसे ही तो होते हैं। ये अजीब सी बीमारी जिसने मेरे पिता को पता नहीं कब घेर लिया और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। लेकिन अब वो मुझे मारना चाहते थे, खुद को रोक रहे थे। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता, उससे पहले उन्होंने मुझे दीवार से पटक दिया। बस फिर से नाखून मेरे गले के आर पार करने वाले थे। खुद को रोक लिया। वो खुद से लड़ रहे थे, शायद ज़्यादा समय ना लड़ पाते। बाहर वो चांद की रोशनी जैसे ही उनके शरीर पर पड़ती वो और गुस्सैल हो जाते। वो छत को फाड़ने लगे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बंदूक मैंने उनके सर के तरफ की और उनकी आंखों में गुस्सा था। वो मेरे करीब आना चाहते थे, खुद को रोक रहे थे। मैंने ट्रिगर दबा दिया। उनके सर के फर खच्चे उड़ गए थे और उनका धड़ नीचे। धीरे धीरे वो धड़ सड़ने लगा, काले रंग का होने लगा और वो तारकोल की तरह काला हो गया, जिसका निशान छत पर छप गया था। कोई और सबूत नहीं। ये अजीब सा युद्ध था। जीतने पर भी दर्द हुआ, शायद हारने पर भी दर्द होता। दुख हर तरफ था। मेरे पिता जिंदा थे, मुझे बचपन से कभी पता ही नहीं चला। अब जान गया हूँ, पता लगना भी नहीं चाहिए था। मेरी माँ को मेरे पिता ने मारा। मेरे पिता इस तरह हैवान बन गए थे। काश ये मुझे पहले पता होता, मैं कभी यहाँ पर नहीं आता। मैं रो भी रहा था, दुख भी मना रहा था, और कर भी क्या सकता था। उस घर को उसी सुबह छोड़ा था मैंने। अब यहाँ मैं रुकना नहीं चाहता था। मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। मेरे बचपन का इतिहास तक बदल गया। मैं जानता हूँ मेरे पिता अच्छे थे, शायद इस बीमारी ने उन्हें बदल दिया। शायद इसीलिए वो एक बेरहम भेड़िया बन गए थे। जब मैं गाड़ी से अपने घर की तरफ आ रहा था, शरीर अकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे
शरीर में बहुत दर्द हो रहा हो। पूरी रात मैं लड़ा था, पूरी रात मैं भागा था, बहुत रोया था, शायद इसीलिए शरीर मेरा बीमार सा होने लगा था। फिर आया एल्ड्रिन का फ़ोन और वो फ़ोन पर कह रहे थे मुझे तुम्हें कुछ बताना था, तुमने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, अब मैं इस बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। जैसे इस सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा सब कुछ तो सुन लिया, वो कहानी तो सुन लो, मैं केस को अधूरा नहीं छोड़ता, अब पूरी फाइल तुम्हें बताई है तो ये भी सुनना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा जी बताइए। उन्होंने कहा यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं भेड़िए मानव की। एक ऐसा भेड़िया मानव जो लोगों का शिकार किया करता था। कहते हैं कि उसे मारना बहुत मुश्किल था। वो जिस पर भी हमला करता, जिसे जख्मी करता, वो कभी भेड़िया मानव नहीं बनता। कहते हैं भेड़िया मानव जिसे जख्मी करता है वो भेड़िया मानव बन जाता है। ये वाला जो भेड़िया मानव है ना, बहुत अजीब सा है। ये जिसे भी जख्मी करता, अगर तो वो मरता नहीं, बच जाए तो वो कभी भेड़िया मानव नहीं बनता। लेकिन कहानियों में कहा गया है जो भेड़िया मानव को मारता है, जो उसे जान से मार देता है, वो शाप के कारण भेड़िया मानव बन जाता है। एल्ड्रिन ने ये कहकर फोन तो काट दिया था। सड़क पर ही मैंने गाड़ी की ब्रेक लगा दी थी। शरीर में हो रहा दर्द, आंखों में हो रही चुभन और बेवजह आ रहा वो गुस्सा। मैं डर रहा था और शरीर पर मेरे बाल एक रात में उगने लगे थे जैसे ज्यादा। मैं नहीं जानता वो कहानियां सच हैं या नहीं, लेकिन मेरे शरीर में कुछ हो तो रहा है। हर सवाल का जवाब मिल गया मुझे, अंत के सवाल का भी। मेरे पिता ने मेरी माँ को ज़रूर मारा होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस इंसान को मारा होगा जो भेड़िया मानव होगा। शायद मेरी माँ को पहले भेड़िए मानव ने मारा और बाद में बदला लेने के लिए मेरे पिता ने उस भेड़िए मानव को मारा, और उसके बाद मेरे पिता भी वो भेड़िया मानव बन गए जिन्हें मारकर अब मैं भी वही बन रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे घर जाना चाहिए या नहीं, या इन जंगलों में मुझे भी खो जाना चाहिए। मैं खुद को काबू में रख पाऊंगा या नहीं, क्या मैं अपनों को बचा पाऊंगा या नहीं। आप जवाब दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए।